तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि क्लास चित्रा प्रकाशन का है उसका हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय नाम का चैप्टर शुरू कर रहे हैं इस वीडियो से। यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक अध्यापक थे जिन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा जिसका नाम एलिमेंट्स था। और उस बुक में ज्यामिति के जितने नियमों की रिसर्च हो चुकी थी, यानी यूक्लिड के पैदा होने से पहले ज्यामिति के जितने नियम बताए जा चुके थे लोगों द्वारा, जितने नियम थे बिखरे थे इधर उधर, उन सब को इकट्ठा करके उन्होंने एलिमेंट्स नाम के पुस्तक में लिखा। और इसीलिए ज्यामिति का जनक भी यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड कौन थे? तो एक अध्यापक थे सिंपल से। उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इनसे पहले ज्यामिति के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च थे, जितने भी खोज थे, जितनी भी बातें थी, जितने भी नियम थे, जितने भी प्रमेय थे, सब को इकट्ठा करके उस एलिमेंट्स नाम के पुस्तक में रख दिया। और उसमें जो बातें लिखी उस पुस्तक में, उन बातों के आधार पर कुछ अपने तरफ से भी नियम दिए। इन्होंने बहुत सारी परिभाषाएं दी, बहुत सारे अभिधारणाएं दी, बहुत सारी अवधारणाएं दी। तो इस तरह से इसने दी और इन्होंने दिया, और उसी के बारे में हल्का सा आपके क्लास 9th के चैप्टर में है। तो क्या बातें हैं देखिए। सबसे पहला तो आपको समझने की जरूरत है कि यूक्लिड ने बताया था कि कुछ चीज़ों को परिभाषित किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो जिन चीज़ों को इन्होंने परिभाषित किया वो तो हैं ही बहुत सारे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बिंदु को इन्होंने कहा यूक्लिड के अनुसार बिंदु को परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे आपसे पूछा जाए कि बिंदु क्या है, और आपने कहा कि एक ऐसी आकृति जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। तो आखिर न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है, और उसको आप बिंदु कहते हैं, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है तो उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। और अगर किसी चीज़ को आप देख सकते हैं तो आप माइक्रोमीटर से किसी भी तरह से उसकी कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होगी ही। भले ही आप उसे ना के बराबर मान ले, बहुत ही कम मान ले, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही। और आप कह क्या रहे हैं कि बिंदु वह आकृति है जिसमें न लंबाई है, न चौड़ाई है, न ऊंचाई है। तो इस तरह से ये परिभाषा आप दे तो रहे हैं, पर ये गलत है। जैसे आपने रेखा का परिभाषा दिया, यूक्लिड ने बताया था कि रेखा भी अपरिभाषित पद है, इसकी भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। जैसे आपसे पूछा गया कि रेखा क्या चीज़ है, तो रेखा क्या है, तो आपने कहा कि एक ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो, आपने ये परिभाषा दिया। अब बताइए, क्या रेखा में सच में चौड़ाई नहीं होता? आप कागज पर लाइन खींचिए, है उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई है, लेकिन रेखा एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई है ही नहीं। और उसको अगर आप ड्रैग करेंगे, अगर आप पेन से खींचेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई तो आ ही जाएगा। तो यूक्लिड ने इन सब बातों को दिया, यानी अपरिभाषित पद दिए। और मुख्य अपरिभाषित पद जो क्लास 9th में आपको याद रखने हैं वो है बिंदु। बिंदु की परिभाषा आप नहीं दे सकते। हाँ, आपसे अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, उसे हम बिंदु कहते हैं। पर इसको खारिज कर दिया था यूक्लिड ने, कहा था कि ये परिभाषा गलत है भाई, बिंदु को हम परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसे ही रेखा की भी परिभाषा नहीं दी जा सकती, ऐसा यूक्लिड ने कहा था। हाँ, आप बताने को बता सकते हैं कि ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो, तो उसे हम रेखा कहते हैं। तो ये रेखा होती है, और रेखा को भी इन्होंने बताया कि भाई इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते। ऐसे ही समतल को भी परिभाषा नहीं दी जा सकती। इसके बाद में यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं दी थी और कुछ अवधारणाएं दी थी, कुछ अभिगृहित दिए थे और कुछ अवधारणा दी थी। तो अभिगृहित क्या है और अभिधारणा क्या है उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, नंबर एक चीज तो क्या है, अभिगृहित है। एक शब्द इन्होंने दिया अभिगृहित, और एक दिया अभिधारणा। इन दोनों में अंतर अगर आप समझ गए तो बहुत सारी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी और ये पूरा चैप्टर आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यूक्लिड ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारे प्रकार की बातें बताई, पर यूक्लिड बता रहे थे तो गणित के बारे में बता रहे थे। देखिए, यूक्लिड की वह सारी बातें जो केवल ज्यामिति पर ही फॉलो करता है उसे हम अभिधारणा कहते हैं, और जो ज्यामिति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर फॉलो करता है उसे अभिगृहित कहते हैं। यानी केवल ज्यामिति पर, यानी उनके द्वारा, यूक्लिड द्वारा बताई गई वह बातें जो केवल और केवल ज्यामिति पर ही फॉलो हों, ज्यामिति में ही फॉलो हों, ज्यामिति माने रेखागणित में ही फॉलो हों, तो उसे हम अभिधारणा कहते हैं। और जो ज्यामिति तथा अन्य चीज़ों पर भी लागू हो, ज्यामिति गलत हो गया, ज्यामिति तथा अन्य चीज़ों पर भी, अन्य पर भी लागू हो,
तो उसे हम अभिगृहित कहते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे अभिधारणा इन्होंने दिया था, यूक्लिड ने एक अभिधारणा दी थी कि एक बिंदु मतलब दो बिंदु हैं, तो दो बिंदुओं से जाने वाली केवल और केवल एक सीधी रेखा हो सकती है। मतलब ऐसी केवल एक सीधी रेखा खींच सकते हैं जो दो बिंदुओं से मिलकर जाती है। अब ये रेखा गणित से संबंधित नियम है और ये केवल और केवल मतलब रेखा गणित पर ही लागू होगा, इसलिए ये क्या है, एक अभिधारणा है। किसकी है, यूक्लिड की। जबकि इन्होंने एक मतलब बात बताई थी, इन्होंने एक बात बताया था, क्या कहा था कि अगर एक वस्तु है जिसको हम ये मान लेते हैं, अब इस ये के बराबर एक वस्तु और है जिसको बी मानिए, और इसी ये के बराबर एक वस्तु और है जिसको सी मानिए। तो अगर ये के बराबर बी भी है और ये के बराबर सी भी है तो बी सी भी आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या है, अब ये केवल वस्तुओं के लिए नहीं है, रेखाओं के लिए भी, ज्यामिति में भी इस्तेमाल, जिसे कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के बराबर दूसरा त्रिभुज है और उसी त्रिभुज के बराबर एक तीसरा त्रिभुज भी है, तो दूसरा और तीसरा त्रिभुज भी आपस में बराबर होंगे। तो ये सब बातें अब त्रिभुज पर भी लागू हो रही है, रेखा गणित पर। जैसे कह दिए कि इस रेखा के बराबर ये वाली रेखा भी है और ये वाली रेखा भी है, मतलब इस रेखा के बराबर ये दोनों रेखाएं हैं, तो इसके बराबर ये दोनों है ना, तो ये दोनों आपस में भी बराबर हैं। अब ये रेखा पर भी लागू हो गया ये बात, और ये किसी भी चीज़ पर लागू कर सकते। आप सेब पर लागू कर लीजिए कि भाई एक सेब के बराबर एक और सेब है और एक दूसरा सेब भी है, तो दोनों सेब आपस में भी बराबर होंगे। तो ये क्या है, एक अभिगृहित है, यानी ज्यामिति पर भी लागू हो, अन्य चीज़ों पर लागू हो तो वो अभिगृहित है, और जो केवल और केवल ज्यामिति पर लागू हो वो अभिधारणा है। तो ये अभिगृहित और अभिधारणा में अंतर हो गया। अब देखिए इनके द्वारा दिए गए कुछ अभिगृहित जो आपकी किताब में हैं वो लिखे हैं। तो क्लास 9th में कितने अभिगृहित हैं, तो 7 अभिगृहित हैं, आपको याद रखना है इन 7 अभिगृहित को। सबसे पहला है कि वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं वह एक दूसरे के बराबर भी होती हैं, जो मैंने अभी अभी समझाया आप सबको कि वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, मतलब एक वस्तु है उसके बराबर दो वस्तुएं हैं, तो वह दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। तो पहली अभिगृहित हो गई। ऐसे दूसरी अभिगृहित क्या है कि समान राशियों में समान राशियां जोड़ने पर प्राप्त राशियां भी समान होती हैं। जैसे समान राशियों में, समान राशि जैसे मान लिया 10 है और 10 है। अब समान राशियों में समान राशियां जोड़ने पर अगर इन दोनों में बराबर बराबर राशि जोड़ दें, तो बराबर बराबर कुछ भी आप जोड़ दीजिए, बराबर बराबर दोनों में अगर जोड़ दिए तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो भी बराबर बराबर आएगा। तो ये इनकी दूसरी अवधारणा है। अब देखिए क्या लिखा है, अभिगृहित है, सॉरी, लिखा है समान राशियों में माने 10-10 में समान राशियां जोड़ने पर, जैसे मैंने समान राशि जोड़ा दोनों में 3-3 जोड़ने पर प्राप्त राशियां भी आपस में बराबर होती हैं। देखिए जो प्राप्त हुई हैं राशियां 13-13 वो भी आपस में समान है। तो ये हो गया। अब ये सेब के लिए भी कह सकते हैं या रोटी के लिए भी, जिसे 1 किलो चने में 1 किलो चना और मिलाने पर क्या होगा, मतलब 1-1 किलो दो जगह चना है, उसमें 15-15 या 5-5 ग्राम और मिला दीजिए, तो 1 किलो 5 ग्राम ये भी हो जाएगा, 1 किलो 5 ग्राम वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से समझिए। लिखा है समान राशियों में से समान राशियां घटाने पर प्राप्त राशियां भी आपस में बराबर होती है। तो समान राशियां घटाने की बात कर रहा है। ऐसे ही अगला दिया है कि वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं वह एक दूसरे के बराबर होती है। संपाती का मतलब दो ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को ढक सके। जैसे अगर एक रेखा 10 सेंटीमीटर की है तो उसके ऊपर एक रेखा और खींचे 10 सेंटीमीटर का, तो ये दोनों संपाती हो गई। यानी कि संपाती क्या होता है, जैसे 1 रुपये का आप 2 सिक्का ले लीजिए तो क्या होगा, दूसरा सिक्का पहले सिक्के को ढक सकता है और पहला सिक्का दूसरे सिक्के को ढक सकता है। तो इसलिए कहेंगे कि ये दोनों आपस में संपाती हैं। संपाती का मतलब पहला दूसरे को ढक लेता है पूरी तरह से और दूसरा पहले को ढक सकता है पूरी तरह से, इसी बात को हम संपाती कहते हैं। तो वह वस्तुएं जो संपाती हैं वह एक दूसरे के बराबर भी होती है। तो बराबर हैं भाई, जब संपाती होंगी तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होगा, तो वह एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये बात इन्होंने कहा। लिखा है संपूर्ण वस्तु अपने किसी भाग का अंश का सदैव बड़ा होता है। तो सही बात है, कोई भी वस्तु है तो वो अपने एक टुकड़े के से बड़ा होगा। जैसे एक सेब है, अब उसका आप एक टुकड़ा कर लीजिए, तो जो टुकड़ा उसका है वो जब सेब पूरा था तो वो पूरा वाला तो बड़ा ही था ना, और टुकड़ा तो छोटा है। लिखा है एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, मतलब यक्के चीजिया के दुगना कह दियो तो दुगना 2 चीज़ करबो तो दोनों आपस में बराबर होंगे। जिसे 5 का दुगना 2 बार कीजिए तो 5 का दुगना पहली बार किए तब भी 10 आएगा, दूसरी बार करेंगे तब भी 10 आएगा, तो 10-10 आपस में बराबर होगा। तो एक ही वस्तुओं के दुगने आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे आपस में बराबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आप सबको, जैसे एक रेखा है, अब इस रेखा का
ये पॉइंट बी पॉइंट, ए भी एक रेखा है। अब इसके बीचों बीच में एक है सी पॉइंट। अब ये मध्य बिंदु है। तो आप सोच कर देखिए कि AC क्या है, AC क्या है, इस पूरी रेखा का आधा है। तो AC क्या है, इस पूरी रेखा का आधा है। और BC भी तो इस पूरी रेखा का आधा है। तो AC भी इस पूरी रेखा का आधा है और BC भी इस पूरी रेखा का आधा है। तो यानी AC और BC आपस में बराबर होंगे। देखिए, तो इसी बात को इन्होंने कहा था। तो इस तरह से साथ के साथ अभिगृहित हैं। और अभिगृहित आपको मैंने बता दिया कि जो रेखा गणित पर भी लगे, ज्यामिति पर भी लगे और अन्य चीज़ों पर भी लगे, वो अभिगृहित है। अब आपको समझना है अभिधारणा। अभिधारणा का मतलब क्या होता है, जो केवल और केवल रेखा गणित पर लगे। तो पहली अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो सही बात है भाई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केवल एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं। अभिधारणा 2 क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखा को माना जाता है कि रेखा जो होती है इसको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे एक रेखा है, इसको इधर भी अनंत तक बढ़ाते ले जा सकते हैं, इसको इधर भी अनंत तक बढ़ाते ले जा सकते हैं। यानी रेखा की लंबाई अनंत मानी जाती है। हाँ, अगर आपने ऐसे बना दिया और दोनों तरफ से टोपी पहना दिया तो इसको कहते हैं रेखाखंड। यानी कि टोपी पहनाने का मतलब ये हुआ ना कि ये अनंत तक नहीं जाकर यहीं तक निश्चित है, ये इधर भी अनंत तक नहीं जा रहा है, यहीं पर इसका लिमिट आ गया। तो इसको कहते हैं रेखाखंड। मतलब ये मान लिया जाता है कि एक रेखा था अनंत लंबाई का, उसका एक खंड है ये, इसी को रेखाखंड कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई रेखा है, एक तरफ तो निश्चित है, उसका पॉइंट निश्चित है और दूसरी तरफ वाला खुला है, अनंत तक जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग किरण के नाम से जानते हैं। तो ये रेखाखंड है, ये किरण है, और अगर ऐसे खींच दिया गया तो ये रेखा है। तो ये क्या है भाई, आप सब जान गए, ये रेखाखंड है। इसको मान लिया गया कि इसके दोनों सिरे निश्चित हैं, यानी ये एक रेखा का टुकड़ा है, इसलिए इसको रेखाखंड के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको किरण के नाम से जानते हैं। एक तरफ निश्चित है और दूसरी तरफ अनंत तक जा रहा है, और ये दोनों तरफ अनंत तक जा रहा है, इसलिए ये एक रेखा है। और रेखा जो बना होता है ये अनंत बिंदुओं को ऐसे सटा सटा के रखा गया है, फिर बना है। मान लिया जाता है कि रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो इस तरह से रेखा बनता है। तो रेखा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। तो वही बात इसमें लिखा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया, अनिश्चित माने जो निश्चित ना हो, यानी अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और त्रिज्या से वृत्त खींचा जा सकता है। यानी किसी बिंदु को केंद्र मानकर और चाहे जितना केंद्र त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच सकते हैं। तो बिल्कुल सही है भाई, आप किसी को केंद्र मान लीजिए, किसी पॉइंट को, और इसके बाद थोड़ी सी त्रिज्या ले लीजिए, गोला खींच दीजिए, खींच सकते हैं आप। अभिधारणा 4 लिखा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए, समकोण यानी 90 अंश का कोण ऐसे बनाएं, ऐसे बनाएं, उलट कर बनाएं, इधर से बनाएं, कैसे भी बनाएं, सारे के सारे दुनिया में जहां भी 90 अंश बने सब के सब आपस में बराबर होते हैं। तो पांचवा क्या है, पांचवा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए। तो इस तरह से बहुत सारा बवाल लिखा है, तो मैं बता देता हूँ आप सबको ये क्या लिखना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि भाई देखो, द्विरेखा हैं, ऐसे दो रेखाएं हैं। अब इन दोनों रेखाओं को एक ही रेखा काट रही हो, तो ये अंतःकोण जो बनाती है, जैसे यहां पर एक अंतःकोण बना 1 और यहां पर अंतःकोण बना 2, इधर अंतःकोण बना 3 और इधर अंतःकोण बना 4। देखिए, जिस तरफ के अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 अंश से बड़ा आए, रेखा उस तरफ कितना भी बढ़ा लीजिए वो कभी नहीं मिलेगा। और अंतःकोण, जिस तरफ का अंतःकोण आपस में जोड़ने पर, जैसे इस साइड वाला अगर 3 और 4 आप जोड़ देंगे तो 180 अंश से कम आएगा, और जिधर कम आए समझ लीजिए उधर रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो कभी ना कभी काट देगा। तो इन्होंने क्या बताया, पांचवा बात यही बताया कि अगर दो रेखाओं पर एक रेखा ऐसे गिर रही है तो वो जो अंतःकोण बना रही है बीच में, वो क्या है, जिस तरफ का अंतःकोण जोड़ने पर 180 अंश से बड़ा आएगा उस तरफ अनंत तक बढ़ाते जाइए, उस तरफ मिलेगा ही नहीं कभी। और जिस तरफ 180 अंश से कम आ गया उस तरफ क्या होगा, वो बढ़ाते चले जाइए, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। तो ये होता है। अगर 180 अंश के बराबर आ गया तब भी नहीं मिलेगा, 180 अंश से बड़ा रहे या बराबर रहे तो नहीं मिलेगा, लेकिन 180 अंश से अगर थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो उसको बढ़ाते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है, ये इनका अभिधारणा 5 है। और 5 ही अभिधारणा आपको सीखना था और मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। और
हाँ, अगर आप याद कर लेते तो अच्छी बात है, कुछ क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। और नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपके पास बुक होगा और बुक में से मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। 7 अभिगृहित हैं, अभिगृहित मतलब जो ज्यामिति पर भी लगे और ज्यामिति के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर लगी, वो अभिगृहित हैं। तो 7 ही केवल हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और अभिधारणा आप देख रहे हैं, पहला अभिधारणा यहाँ पर लिखा है, इस तरह से दूसरा अभिधारणा आपके सामने है, यहाँ पर देखिए लिखा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बस इतना ही है। ऐसे ही तीसरा अभिधारणा आपके सामने लिखा है, यहाँ पर अभिधारणा 4 भी आपके सामने लिखा है, और अभिधारणा 5 भी मैंने आप सबको समझा दिया है, वही चीज़ लिखा है, थोड़ा सा बड़े में लिखा है बस। तो 5 ही अभिधारणाएं हैं, आप इनको इकट्ठा एक कॉपी में लिख लीजिएगा, और इकट्ठा आप लिख कर फिर आपको क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन को चलिए हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। हमें सत्य कथन और असत्य कथन को पहचानना है। लिखा है अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो चलिए कारण भी दे देंगे हम लोग। क्या लिखा है, पहला लिखा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये बात सही है? चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कथन कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहे एक बिंदु है आपके सामने और इससे होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? इस बिंदु से, जैसे आपके सामने एक बिंदु बना है और इससे केवल एक ही रेखा ऐसे खींच सकते हैं? क्या हम ऐसे दूसरी रेखा नहीं खींच सकते हैं? क्या हम ऐसे तीसरी रेखा नहीं खींच सकते हैं? ऐसे चौथी, पांचवी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरह से दो बिंदु से जाने वाली केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं, खाली एक रेखा। देखिए एक बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। दो बिंदु से जाने वाली केवल एक रेखा होगी। और अगर आपको कह दिया जाए कि तीन बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं, तो तीन बिंदु से तीन रेखा जाएगी। चार बिंदु से बताइए, 1 2 3, चार बिंदु से कितनी रेखा जाएगी? तो 1 2 3 4 5 6, 6 रेखा जाएगी। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। तो क्या लिखा है? लिखा है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो क्या ये सही कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है, यानी असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। आप खींच कर उसे दिखा दीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लिखा है दो भिन्न बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, यानी दो बिंदुओं से होकर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो बिल्कुल गलत है। दो बिंदु से होकर हम केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। आप खींच कर नीचे दिखा दीजिए, हो गया कारण। लिखा है तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये बिल्कुल सही है, एकदम से। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, सच में। और इसका अगर कारण बताना है तो कारण आप बताएंगे क्या? कि ये ही हमारा अभिधारणा 2 है। तो आगे आंसर में इसका कारण क्या लिखेंगे? कि यही अभिधारणा 2 है। तो लिखेंगे तीसरे का आंसर क्या होगा? एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा कथन सत्य है। और क्यों सत्य है? क्योंकि यही अभिधारणा 2 है, बस यही कारण में लिखेंगे। चौथा देखिए, लिखा यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। तो लिख दीजिए भाई कि यदि ये भी सत्य है, अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होगी। तो कैसे इसका कारण लिखेंगे? लिखेंगे कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो वह सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम हैं अतः उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, यानी कि सम होंगी। तो ये इसका कारण हो गया। पांचवा देखिए, लिखा है निम्नांकित चित्र में यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो बिल्कुल सत्य। अगर ए बी के बराबर पी क्यू है और पी क्यू के बराबर एक्स वाई है, यानी इसके बराबर ये वाला है और इसके बराबर ये वाला है, तो इसका मतलब ये वाला इसके बराबर है। तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर है पी क्यू के, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, यानी पी क्यू बराबर है एक्स वाई। तो ए बी बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई। तो क्या ये सही कह रहा है? तो बिल्कुल सही कह रहा है। अगर इसके बराबर ये है और इसी के बराबर ये है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ये सत्य है। और क्यों सत्य है? तो क्यों सत्य है, अगर आपको ये देखना है तो आप अभिगृहित एक पढ़ लीजिए। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं वह एक दूसरे के बराबर होंगी, बस यही चीज़। तो आपको लिखना है पांचवें का आंसर कि सत्य है, और आगे कोष्टक में लिखना है क्योंकि यही अभिगृहित एक है। तो इस तरह से लिखकर आप लोग छोड़ दीजिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वह क्या हैं? तो समांतर रेखा की परिभाषा लिखना है, लंब रेखा की, रेखाखंड की, सबकी परिभाषा लिखना है। तो मैं लिख कर दिखाता हूँ आप सबको। सबसे पहला हमारा है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का परिभाषा चलिए समझिए।
हम लोग लिखते हैं सबसे पहला हमारा है समांतर रेखा। सबसे पहले आप लोग समझिए कि समांतर रेखा क्या है। समांतर रेखा क्या है? समांतर रेखा क्या होता है, जैसे एक रेखा आपने खींच लिया इस तरह से और दूसरा रेखा भी इसी तरह से खींच लिया, तो ये दोनों समांतर रेखा क्यों है, कब है? देखिए, समांतर रेखा की पहली खास बात होती है कि इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाप लीजिए, उतना ही आएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापिए, उतना ही आएगा। यहाँ भी हर जगह दूरी बराबर आएगा। जैसे यहाँ पर बीच में अगर 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी हर जगह बराबर होगा। यानी यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर है तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा क्या होगी? देखिए, अगर रेखाएं समांतर नहीं है, ऐसे हैं, समांतर नहीं है, इस तरह से हैं, तो देखिए यहाँ पर भी, यहाँ कम दूरी है, यहाँ पर नापेंगे तो दूरी ज़्यादा आएगा, यहाँ पर नापेंगे तो दूरी और ज़्यादा आएगा। यानी देखिए, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर और ज़्यादा, यहाँ पर और ज़्यादा, यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं है, हर जगह अलग अलग है, तो इसे समांतर रेखा नहीं कहेंगे। और हर जगह बराबर है तो समांतर रेखा कहेंगे। तो इसलिए पहला परिभाषा हम लोग लिखेंगे कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो ये समांतर रेखा की पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा अगर आप लोग लिखना चाहें तो दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर असमांतर रेखाएं हैं तो इसको अगर इधर बढ़ाते जाएं इस साइड में, क्योंकि रेखाएं तो अनंत बढ़ती हैं ना दोनों साइड में, तो ये कहीं ना कहीं काट देंगी। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं हैं जिनके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाने पर भी वह रेखाएं आपस में नहीं मिलती, तो उसे समांतर रेखा कहते हैं। तो समांतर रेखा का दूसरा परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। दूसरा परिभाषा क्या है कि ऐसी दो रेखाएं जिनको दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाने पर भी वह आपस में नहीं मिलती, समांतर रेखा कहलाती हैं। अगला हमारा है लंब रेखा। दूसरा है लंब रेखा। लंब रेखा किसे कहते हैं? तो लंब रेखा क्या है, आप सब के सब जानते हैं कि जब एक रेखा पर एक दूसरा रेखा खड़ा हो और दोनों के बीच का कोण 90 अंश हो तो कहेंगे कि ये दोनों लंब रेखाएं हैं। तो लंब रेखा का परिभाषा क्या बनेगा कि जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो तो वह दोनों रेखाएं आपस में लंब रेखा कहलाती हैं। तो ये इसका परिभाषा हो गया लंब रेखा का। लंब रेखा क्या है? जब दो रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश हो तो वह रेखाएं लंब रेखा कहलाती हैं। तो ये हमारा लंब रेखा का परिभाषा बन गया। ऐसी रेखाखंड का परिभाषा आप लोगों को बताना है। तो रेखाखंड किसे कहते हैं? देखिए, रेखाखंड क्या होता है? देखिए, अगर ऐसे खींचकर छोड़ दिए, ऐसे खींचकर छोड़ दिए, आप लोगों को तीसरा मैं पॉइंट में डाल कर बता दे रहा हूँ। क्या आपको परिभाषित करना है? रेखाखंड। आपको सोचना है कि रेखाखंड क्या है। देखिए, अगर आपने ऐसे खींचकर छोड़ दिया तो ये रेखा है भाई, ये क्या है? रेखा है। क्यों? क्योंकि ऐसे खींचकर छोड़ दिए तो इसका मतलब ये वाली सिरा भी इसकी अनंत तक जा रही है और ये वाली सिरा भी अनंत तक जा रही है, तो ये रेखा है। और अगर आपने क्या किया, दोनों तरफ ऐसे टोपी पहना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा जो है यहीं तक गई है, बस यहीं पर निश्चित हो गई है, यहीं तक है ही ये रेखा, इधर भी यहीं तक है ही, अनंत तक नहीं जा रही, यहीं तक है ही। अब इसको मानते हैं कि ये रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है? क्योंकि मान लेते हैं ये रेखा का कोई रेखा था, उसका एक टुकड़ा है, उसमें से तोड़कर ले आया गया है, तो ये रेखाखंड है। तो रेखाखंड क्या होता है? एक ऐसी लंबाई, चौड़ाई विहीन लंबाई जिसके दोनों सिरे निश्चित हों। देखिए, रेखा की परिभाषा क्या देते हैं? ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो उसे रेखा कहते हैं। भाई, चौड़ाई नहीं होता, देखिए खींचने पर तो ऐसा आ जाता है कुछ ना कुछ चौड़ाई है ही इसका, लेकिन चौड़ाई ना के बराबर मान सकते हैं, लंबाई ज़्यादा है इसका। तो कहते हैं ऐसी लंबाई जिसमें चौड़ाई ना हो उसे रेखा कहते हैं, और जिसके दोनों सिरे अनंत तक जाते हों उसे रेखा कहते हैं। रेखाखंड क्या है? रेखा का एक अंश रेखाखंड कहलाता है। कुछ लोग ऐसे बताते हैं और कुछ लोग क्या बताते हैं, कहते हैं कि रेखाखंड क्या है? एक चौड़ाई विहीन लंबाई जिसके दोनों सिरे निश्चित हों। निश्चित हो मतलब अनंत तक ना जा रहे हों, तो उसे रेखाखंड कहते हैं। तो आप दोनों परिभाषा में से कोई भी सभी परिभाषा लिख सकते हैं। हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमें किस चीज़ को परिभाषित करने की जरूरत है भाई? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, इसकी परिभाषा दीजिए आप। तो इसकी परिभाषा क्या होगा? आप सब जानते हैं वृत्त होता है इसे, इसका केंद्र होता है और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, यही त्रिज्या होती है। यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी, आप यहाँ से लेकर केंद्र से कोई भी छोटा सा वृत्त बनाइए, बड़ा सा, बहुत बड़ा सा, ऐसे चाहे जो वृत्त बना लीजिए,
और उसके केंद्र से लेकर और उसके परिधि तक की लंबाई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का नापिए। अब चाहे इधर नापिए, चाहे इधर नापिए, चाहे इधर नापिए, किसी भी दिशा में नाप लीजिए। केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी जो होती है, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है वर्ग। वर्ग क्या चीज़ होता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश हो, उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का सबसे आसान सा परिभाषा है कि चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश हो, तो उसे हम लोग वर्ग कहेंगे। वर्ग का और भी बहुत सारा परिभाषा, आप अपने हिसाब से बहुत सारा परिभाषा भी बना सकते हैं। जैसे आप इसी को कह सकते हैं एक ऐसा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर होने को समचतुर्भुज कहते हैं। एक ऐसा समचतुर्भुज जिसका कोण 90 अंश हो, तो ऐसा भी परिभाषा देते हैं। लेकिन सबसे आसान है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण 90 अंश हो। ये सबसे सिंपल परिभाषा है। तो वर्ग का परिभाषा भी हो गया। हम लोग सिंपल में काम चला लेते हैं। तो इस तरह से हमने परिभाषित कर दिया समांतर रेखा को भी, लंब रेखा, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, सबकी परिभाषा हमने दे दी। तो अब यहीं पर अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन समझेंगे। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। लिखा है दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर, मतलब दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित है। कह रहा है भाई ए और बी दो बिंदु दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए और बी दो बिंदु दिए हैं। एक बिंदु यहाँ पर दिया है ए और एक बिंदु दिया है यहाँ पर बी। क्या इन दोनों के बीच में एक बिंदु सी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। सी क्या, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, बहुत सारे बिंदु होते हैं। ये बी के बीच में तो अनंत बिंदु है ना, तो सी नहीं होगा। बहुत सारे बिंदु मान सकते हैं, कोई भी बिंदु मान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच में स्थित होता है। तो क्या ये सही कह रहा है? तो सत्य है। और लिखा है नीचे दी गई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। तो ये सत्य अभिधारणा है। अभिधारणा हम किसको कहते हैं? कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी कल्पना जो सार्वभौमिक सत्य हो, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता हो, उसी को हम लोग अभिधारणा कहते हैं। अभिधारणा का मतलब देखिए, मैंने आप सबको बता रखा है कि ज्यामिति पर तो फॉलो करे, केवल ज्यामिति पर ही फॉलो करे और पूरे ब्रह्मांड में अप्लाई होता हो। एक ऐसी कल्पना जिसको सिद्ध करने की जरूरत ना हो, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में लागू हो रहा है, तो उसी को हम लोग अभिधारणा के नाम से जानते हैं। तो क्या ये एक अभिधारणा है? तो बिल्कुल है। दो बिंदु के बीच में अनंत बिंदु होते हैं, तो केवल एक बिंदु पूछ रहा है कि केवल बिंदु सी होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, सी तो होगा ही। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वह एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो क्या ये सही कह रहा है? तो ये बिल्कुल गलत कह रहा है। भाई अनंत बिंदु होते हैं, वो कह रहा है तीन बिंदु नहीं हो सकते बीच में। कह रहा है यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान है कि वह एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो बिल्कुल गलत बात है। एक रेखा पर अनंत बिंदु तक हो सकते हैं, तीन को तो मारो गोली। तो ये पहला और दूसरा दोनों के दोनों हो गए। अब इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? चौथा नंबर प्रूफ करना है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि ए बी बराबर बी सी, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो इस तरह से लिखा है। तो चलिए हम लोग कर देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। तो देखिए ए और बी के बीच एक बिंदु सी स्थित है। अब इसमें आगे क्वेश्चन कह रहा है ए सी बराबर बी सी है। भाई ये जब बीचों बीच में स्थित है तो भाई ए सी बराबर बी सी होगा ही। तो भाई आपको दिया गया है, भाई क्वेश्चन लगाने के लिए आपको दिया है कि ए सी बराबर है बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। ए सी बराबर बी सी दिया है तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 बी सी। यानी हमें सिद्ध करना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। किसी तरह से हमें ये लेकर आना है। यानी ए बी का 1/2 करेंगे तो ए सी आएगा, यानी ए बी का 1/2 करेंगे यानी आधा करेंगे तो ए सी आएगा। हमें यही चीज़ सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो प्रूफ करते हैं, इसकी उपपत्ति हम लोग करते हैं। उपपत्ति मतलब
हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए जो करेंगे उसी को उपपत्ति कहते हैं। तो उपपत्ति करते हैं इसका, कैसे करेंगे, जो दिया है उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो जो दिया है चूंकि, चूंकि लिख कर लिखते हैं, जो भी चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसका जब इस्तेमाल करते हैं हम अपने क्वेश्चन में तो चूंकि लगा कर लिखते हैं। चूंकि भाई आप खुद कह रहे हैं कि AC बराबर है BC के, AC बराबर है BC के। अब देखिए ये एक समीकरण है और समीकरण में अगर दोनों पक्ष बराबर हैं तो हम दो मतलब कोई भी समान संख्या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। तो दोनों तरफ AC जोड़ने पर यानी हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ, भाई इसको सिद्ध करने के लिए हम यही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ AC जोड़ने पर। तो दोनों तरफ जैसे ही AC जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिए AC एक पहले से इधर था, एक AC और जोड़ दीजिए, ऐसे ही BC इधर है, इस इधर भी AC जोड़ दीजिए। अब इसको देखिए AC AC क्या हो गया, 2AC हो गया, और बराबर इधर देखिए BC प्लस AC क्या आ जाएगा, देखिए BC प्लस AC क्या आ जाएगा। तो अगर BC में AC जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा और AB बन जाएगा। तो BC में AC जोड़ने पर क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब देखिए 2 और AC के बीच में गुणा है तो 2 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो क्या होगा, AC बराबर आ जाएगा AB बटा 2, और AB बटा 2 को हम लोग कह सकते हैं, देखिए AB के आगे समझो एक छुपा है तो लिख सकते हैं 1 बटा 2 AB, इस तरह से। और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। या इति सिद्धम आप लिखिए, ठीक है, तो जो मन करे वो लिखिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग लगा लिए इस तरह से। अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। आपको सिद्ध करना है कि एक रेखा में केवल एक ही मध्य बिंदु होगा। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन सिद्ध करना है। देखिए जैसे एक रेखा आपके सामने मैं खींच दे रहा हूं, एक रेखा आपके सामने खींच दे रहा हूं, और हमें सिद्ध करना है कि इस रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु है। अब इस रेखा को मैं मान ले रहा हूं ये और B, AB एक रेखा है और इस रेखा का हमें सिद्ध करना है कि केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करने के लिए माना, देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इस AB रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, और केवल एक मध्य बिंदु है। इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेंगे कि C और D ये दोनों रेखा AB के मध्य बिंदु है, यानी C भी AB रेखा के मध्य बिंदु है, यानी बीचों बीच बिंदु है, और D भी AB रेखा का एकदम बीचों बीच बिंदु है, यानी C और D एकदम से है। तो माना C तथा D, यानी सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, C तथा D, माना C तथा D रेखा AB का मध्य बिंदु है, रेखा AB का मध्य बिंदु है। अब सोच कर देखिए, अगर C रेखा AB का मध्य बिंदु है, इस AB रेखा का बीचों बीच बिंदु है अगर C, तो भाई आप खुद सोचिए कि क्या AC बराबर BC नहीं होगा, क्या AC बराबर BC नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब भाई जब C बीचों बीच बिंदु है AB रेखा का तो AC बराबर होगा BC के। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और सोचिए अगर D मध्य बिंदु माने तो D को लेकर आप सोचें तो आप समझ जाएंगे कि AD बराबर होगा BD के, यानी AD बराबर होगा BD के। अगर D को मध्य बिंदु मान ले तो AD बराबर होगा BD के, ऐसा होगा। और सुनिए आप लोग, AC बराबर होगा BD के, ये भी आप सब समझते हैं, AC बराबर होगा BD के। आप सब ऐसे भी आप देख सकते हैं चित्र से, यानी चित्र से इसको मान लीजिए समीकरण 2, आप समीकरण 2 में लिख सकते हैं चित्र से हम लोग समझ सकते हैं कि AC बराबर होगा BD के। अब इसी को रख दीजिए समीकरण 1 में, अब समीकरण 2 में रख दीजिए तो देखिए AD की जगह पर AD ही हो गया, बराबर की जब बराबर लगाइए, और BD की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो AC लिख दीजिए। और जब AD बराबर हो गया AC के, यानी AD बराबर हो गया AC के, तो जब AD और AC बराबर हैं, अतः C तथा D एक ही बिंदु है, मतलब ये एक ही बिंदु है, ये दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है,
ये दोनों एक ही बिंदु, यानी सी और डी एक ही बिंदु, यक्के बिंदु है, यानी सी डी अलग नहीं है, एक ही बिंदु है, यानी डबल डबल मध्य बिंदु नहीं हो सकते, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, अतः रेखा का केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो ये सिद्ध हो गया। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन हमने प्रूफ कर लिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। अब चलिए हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? 6वां नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है और इस चित्र में हमें कुछ कोड ज्ञात करने हैं। तो चलिए चित्र को मैं बनाता हूं और फिर इसमें कोड ज्ञात करते हैं। देखिए इस 6वां नंबर क्वेश्चन में, इस 6वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या क्या दिया है, तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। दिया है आपको कि कोण QoS, QoS इसका मान 80 अंश है। अब सोचिए आप QoS कहाँ है, तो क्यों कहाँ है बताइए, QoS इस कोण का मान 80 अंश है, यानी यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा कितना है, 80 अंश है, 80 अंश है। इसके बाद में कह रहा है कि ROP, कोण ROP का मान कितना है, 70 अंश। अब सोचिए ROP कहाँ है, तो ROP यानी यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा कितना है, तो ये 70 अंश है, 70 अंश है। और इसके बाद दिया है QOP, कोण QOP इसका मान क्या दिया है, 35 अंश, यानी QOP यानी केवल इतना आपका है 35 अंश, ये 35 अंश है। और कह रहा है इसकी मदद से ROQ का मान ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात क्या करना है, ROQ का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। और इसके बाद में ROS का मान ज्ञात करना है, ROS का मान ज्ञात करना है। ये दो मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। तो आप सब जानते हैं सबसे पहले ROQ ज्ञात करते हैं। तो ROQ यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। देखिए ये इतना यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है, पूरा 70 अंश है। ये इतना पूरा कितना है, 70 अंश, ये इतना पूरा 70 अंश है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का केवल इतना, ये कितना है, तो ये कितना है, 35 अंश है। देखिए केवल इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है, 35 अंश, तो ये 35 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा कितना है, तो पूरा है 70 और ये इतना है 35। तो इस 70 में से, इस टोटल 70 में से अगर हम 35 घटा दें तो हमें ये वाला पता चल जाएगा। तो बस यही चीज़ लिखते हैं। अब कोण का नाम लिखते हैं और फिर लिखते हैं। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए चूंकि अगर हम ROQ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ROQ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं ROQ अगर जोड़ देंगे, कोण ROQ ये वाला कोण, अगर इसमें जोड़ दें QOP, कोण QOP जोड़ दें तो कितना आने वाला है, तो ये आएगा ROP के, कोण ROP के आएगा बराबर। यानी कि भाई अगर आप ROQ यानी इस कोण को और QOP यानी इस कोण को, तो इस कोण को और इस कोण को जोड़ देंगे तो ये टोटल कोण हो जाएगा। और टोटल कोण का नाम क्या है, ROP। तो वही मैंने लिख दिया है। अब सोचिए ROQ का मान कितना है, तो ROQ का मान ही तो ज्ञात करना है हमें, ROQ का मान ही तो ज्ञात करना है। तो कोण ROQ की जगह पर वैसे रहने दीजिए, प्लस QOP का मान क्या है, तो QOP का मान दिया है 35 अंश, प्लस ROP का मान क्या है, तो ROP का मान भी दिया है 70 अंश, 70 अंश हो गया। और बराबर बीच में लगा है, सॉरी बराबर लगा दिए। अब ये क्या कीजिए, देखिए बराबर के इधर 70 तो है ही, 35 के आगे प्लस है, इधर आएगा तो -35 हो जाएगा। और 35 इधर आ गया तो इधर क्या बचा, ROQ अकेले बचा। अब ROQ अकेले बचा तो कोण ROQ बराबर आ गया, 70 में से 35 घटाएंगे 35 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, एक आंसर। देखिए ROQ का मान निकल गया। अब इसका मान 35 आ गया, इसका मान क्या आ गया, आप सब समझ चुके कि इसका हम लोग मान निकाल लिया 35 अंश। तो इसका मान आपने 35 निकाल दिया है और इस पूरे का मान क्या है, 80 है। तो 80 ये पूरा है, ये पूरा क्या है, 80 है। और ये इतना कितना है, देखिए आप लोगों को रखकर दिखाते हैं, ये पूरा 80 अंश है, ये पूरा 80 अंश है। और इतना क्या है, इतना क्या है, इतना है 35 अंश। तो 80 में से अगर ये 35 घटा दें, अगर ये 35 घटा दें तो आपको ये पता चल जाएगा। और यही हमारा ROS है और यही हमारा ROS है, यही ROS हमें निकालना है। तो देखिए ये पूरा है 80 और इस 80 में से ये इतना घटा दीजिए 35, ये इतना 35 है। तो 80 में से
35 कम कर दीजिए तो हमारा ये वाला निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो यही हमारा निकालना है और यही हमारा क्या है, ROS है। देख लीजिए ऊपर ROS है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। और आप सब जानते हैं अगर हम ROS इसको और ROQ दोनों जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा वो क्यों वो यस, ये निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि भाई हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन में देखिए, अगर हम ROS कोड ROS इसको जोड़ दें किसमें, ROQ में, क्यों ROQ में, कोड ROQ में जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा क्यों वो यस के, कोड क्यों वो यस के बराबर हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, देखिए ROS कौन सा है, ROS ये वाला कोड आपको जोड़ना किसमें है, जोड़ा किसमें है, ROQ में। देखिए ROQ में जोड़ा यानी इसमें जोड़ा, तो इस वाले कोड को अगर इस वाले कोड में जोड़ा तो ये टोटल कोड क्या है, ये टोटल कोड का नाम क्या है, तो क्यों वो यस नाम है। तो वही लिख दिया कि बराबर क्यों वो यस, यानी कि ROS और ROQ जोड़ेंगे तो क्यों वो यस के बराबर आएगा। अब मान आप लोग रख दीजिए। तो देखिए ROS का मान अभी आपने निकाला है 35, तो ROS का मान 35 लिख दिए प्लस, अरे सॉरी यार, ROQ का मान निकाला है 35, ROS तो ज्ञात करना है हमें ना, ROS तो ज्ञात करना है। तो ROS को ROS ही रहने दीजिए, तो ROS को ROS ही रहने दीजिए। प्लस की जब प्लस लगाइए, ROQ का मान आपने निकाला 35 बराबर क्यों वो यस का मान, क्यों वो यस का मान 80 दिया है तो 80 लिख दीजिए। अब देखिए 80 इधर है ही पहले से और 35 के आगे प्लस है, उधर जाएगा तो -35 हो जाएगा। और इस तरह से आपको ROS का मान पता चल गया। और ROS का 80 में से 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका 45 बचेगा। तो 45 अंश हमारा आंसर हो गया। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि यदि क्यों PR के मध्य इस प्रकार स्थित है। देखिए एक रेखा है PR, आपके सामने मैं खींच दे रहा हूं। ये रेखा क्या है, ये रेखा है PR। कह रहा है PR के बीच में एक बिंदु है क्यों, यहां पर कहीं पर भी मान लीजिए आप लोग, एक बिंदु है क्यों, और ये क्यों इस प्रकार से है कि भाई PR 22 सेंटीमीटर है, यानी P से लेकर R तक की दूरी क्या है, 22 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का क्या है, ये है 22 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का 22 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि QR 15 सेंटीमीटर है, यानी Q से लेकर R तक का ये है 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है P Q की माप बताइए, P से लेकर Q तक की माप बताइए। तो ये आप लोग वैसे ही समझ गए होंगे कि कितना इसका आंसर आने वाला है। तो इसको कैसे लगाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप लिख दीजिए इसको बहुत सिंपल सा। आप सोच सकते हैं कि PQ और QR अगर जोड़ेंगे तो ये PR के बराबर होगा। देखिए PQ ये वाला PQ प्लस PQ में अगर QR जोड़ दें, आप क्या जोड़ेंगे, QR अगर जोड़ दें तो ये बराबर आएगा PR के बराबर आएगा। अब इस पर मान रख दीजिए। तो देखिए PQ का मान क्या है, PQ का मान तो आपको ज्ञात करना है, वही तो ज्ञात करना है आपको। तो प्लस QR का मान क्या है, तो QR का मान 15 दिया है बराबर PR का मान क्या है 22। अब 22 इधर रहने दीजिए और 15 प्लस में है, इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो ये आ गया PQ का मान। तो PQ का मान क्या आ गया आपका, 15 में से 22 घटाएं, 22 में से 15 घटाएंगे 7 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 7वां नंबर क्वेश्चन भी लगा लिया। देखिए आप सब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और 8वें नंबर क्वेश्चन में ये चित्र दिया है और इसमें दिया है कि इस चित्र में भाई कोड 1 बराबर है कोड 2 के और कोड 3 बराबर है कोड 4 के, और इस जानकारी की मदद से कोड ABC सिद्ध कीजिए कि बराबर है DBC के। तो चलिए भाई हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए मैंने चित्र आपके सामने देखकर बना लिया है और इसमें दिया क्या है, इस चित्र में दिया है कि भाई यहाँ पर लिखते हैं शुरू से, दिया क्या है कि कोड 1 बराबर है कोड 2 के। इस चित्र में कोड 1 और कोड 2 आपस में बराबर हैं, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और कह रहा है कोड 3 बराबर है कोड 4 के, तो उसको भी बराबर कर दीजिए, कोड 3 बराबर है कोड 4 के, और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और कह रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है भाई कि कोड ABC ये बराबर है कोड DBC के, कोड DBC के।
तो इसको सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखिए ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, यानी ये पूरा कोड बराबर है इस नीचे वाले पूरे कोड के, यानी ए बी सी ये वाला कोड बराबर है डी बी सी के इस पूरे कोड के। तो ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर है, ये हमें करना है। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसका प्रूफ क्या है, यानी उपपत्ति लिखते हैं हम लोग, उपपत्ति लिखते हैं और फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ देंगे, बस काम हो जाएगा हमारा। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है, तो इसको और इसको जोड़ना है, तो क्या करेंगे, बराबर के इधर वाले को बराबर के इधर वाले में जोड़ेंगे, बराबर के इधर वाले को बराबर के इधर वाले में जोड़ेंगे, यानी लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़ते हैं। तो देखिए समीकरण 1 2 को जोड़ना है ना, तो 1 का लेफ्ट हैंड क्या है, कोड 1 प्लस इसका क्या है, कोड 3 है, बराबर हो गया, इधर क्या है, कोड 2 और इधर क्या है, कोड 4। तो मैंने क्या किया, बराबर के लेफ्ट वाले को बराबर के लेफ्ट में और बराबर के राइट को बराबर के राइट में जोड़ दिया। तो समीकरण 1 2 इस तरह से जोड़ दिया। अब जोड़ने पर देख लीजिए आप क्या मिलेगा। तो कोड 1 और कोड 3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कोड 1 ये रहा और कोड 3 ये रहा। तो कोड 1 और कोड 3 जोड़ेंगे तो ये टोटल कोड हो जाएगा और टोटल कोड का नाम पड़ेगा ABC। तो 1 और 3 जोड़ने पर हमें मिल गया टोटल ABC। और कोड 2 और कोड 4 जोड़ दिए, तो कोड 2 और कोड 4 जोड़ेंगे तो ये टोटल कोड हो जाएगा और इस टोटल कोड का नाम होगा DBC। तो क्या निकलेगा, DBC। और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ्ड हो गया। यही तो हमें निकाल कर लाना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, तो सिद्ध हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर है कि AB x + 4 और BC 3x, AC बराबर इतना है, तो x के किस मान के लिए B रेखा AC पर स्थित होगा। तो क्या कह रहा है, रेखा AC पर B स्थित है, यानी रेखा AC है। तो मान लेते हैं कि एक रेखा क्या है, AC एक रेखा है और इस पर एक बिंदु स्थित है B, इस पर एक बिंदु स्थित है B, और कह रहा है इसमें AB का मान क्या दिया है, A से लेकर B तक का मान दिया है x + 4, AB का मान दिया है x + 4, यानी यहाँ तक का मान दिया है x + 4, ये दिया है AB का मान, यानी AB का मान दे दिया है x + 4 और BC का मान दे रहा है 3x, यानी B से लेकर C तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का क्या दिया है, तो ये दिया है 3x, इसका मान है 3x और कह रहे AC का मान 5x - 3 है, यानी A से लेकर C तक का टोटल क्या है, तो ये टोटल है 5x - 3। तो कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का है x + 4, यहाँ से यहाँ तक का है 3x और यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्या है 5x - 3। तो कह रहा है इसमें x का मान बताओ। तो बहुत सिंपल सा हम लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि भाई अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, अगर ऐसा है तो ठीक है। तो देखिए इसको प्रश्नानुसार माने भाई प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार अगर हम x + 4 को और 3x को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये टोटल आ जाएगा 5x - 3। भाई अगर हम AB को और BC को जोड़ेंगे तो ये टोटल आ जाएगा AC। तो अगर AB को x + 4 को 3x को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए x और 3x क्या हो गया, 4x हो गया, और प्लस में क्या है 4 इधर हो गया, और बराबर इधर क्या है, तो 5x - 3 है। अब देखिए इधर 5x है, 4x इधर है, 4x के आगे प्लस है, अगर 4x इधर आएगा तो -4x हो जाएगा, और 4x इधर आ गया तो इधर क्या बचा 4, और -3 इधर आएगा तो +3 हो जाएगा। अब देखिए 5x में से 4x घट जाएगा तो x बचेगा, और 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी x का मान हमारा 7 आ गया, निकल गया। 10 नंबर क्वेश्चन में एक चित्र दिया गया है और चित्र में कह रहा है कि चित्र में यहाँ पर ये है, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर है D, और कह रहा है इस चित्र में, यानी दिया गया है, यानी गिवन है, क्वेश्चन खुद से कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिया है AC बराबर है BD के, AC बराबर है BD के, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है। कह रहा है इस क्वेश्चन में AC बराबर है BD के, ये बराबर है, और कह रहा है सिद्ध कीजिए, इस जानकारी की मदद से हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB बराबर है CD के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसकी उपपत्ति कैसे करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल इसकी उपपत्ति है। देखिए लिखेंगे कि चूंकि भाई तुम खुद कह रहे हो कि AC बराबर है BD के,
तुम खुद कह रहे हो AC बराबर है BD के, तुम खुद कह रहे हो AC बराबर है BD के, कह रहा है AC बराबर है BD के, तो सिद्ध कीजिए कि AB और CD बराबर है। तो भाई चूंकि लिखकर किसको लिखते हैं, जो दिया है उसको चूंकि लिखकर तब लिखते हैं। तो AC बराबर BD, भाई तुम खुद कह रहे हो AC बराबर है BD के। अब हम दोनों तरफ BC घटाने पर, भाई दोनों तरफ हम समान काम कर सकते हैं, दोनों तरफ समान संख्या घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, गुणा भाग कुछ भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ BC घटा दीजिए, तो AC माइनस BC कर दीजिए, और इधर से भी BD में से भी BC घटा दीजिए। दोनों तरफ से मैंने BC माइनस कर दिया। अब दोनों तरफ से BC माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए AC माइनस BC। अब सोचिए AC माइनस BC यानी AC में से ये BC इतना घटा दीजिए, हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। तो AC में से अगर BC हट जाएगा तो क्या बचेगा, AB बचेगा। तो AC माइनस BC का मान क्या आएगा, AB। बराबर की जब बराबर लगाइए, और BD माइनस BC, BD माइनस BC, BD माइनस BC, तो BD में से BC घटा दीजिए तो क्या बचेगा, CD बचेगा। तो CD, और यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो 10वां नंबर क्वेश्चन भी लग गया। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिए हुए अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो इसका आप लोग इतना आंसर लिखिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थान पर लागू होता है, बस सिंपल है। तो 11 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में से दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो लिख दिए कि यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहीत 5 एक सर्वव्यापी सत्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यह प्रत्येक मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर स्थान पर प्रत्येक स्थिति में लागू होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य मानते हैं। तो 11 का आंसर भी हो गया। और इस तरह से 5.1 अभ्यास हम लोगों ने खत्म कर लिया।